हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदशाला में। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न आपके आएंगे वो पेट एग्ज़ाम में आएंगे। तो सिलेबस में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन बने, अब कवर तो हमें पूरा करना होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता दिया हुआ है तो आपको सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उसका भौगोलिक विस्तार कैसा है और वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की माप तौल की इकाई क्या थी और सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या हुआ, वो पतन कैसे हुआ। तो हम सभी टॉपिक को क्रमवार कवर करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा। तो आइए चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार एवं कालक्रम। तो देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा, दक्षिण में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दईमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सूत कांगेडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई है। एक बार फिर से आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दईमाबाद, यहाँ पर दईमाबाद है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और जो पश्चिम है सूत कांगेडोर तक फैला हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक त्रिकोणीय आकृति को दर्शाता है। इसका जो विस्तार है दोस्तों वो त्रिकोणीय आकृति में है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार है जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता है। अब रेडियो कार्बन C40 के अनुसार देखिए दोस्तों, जो इसका काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल है। तो सबसे पहले जो पता लगाया जाता था कि ये कितने समय के है, तो कंकाल का C40 यानी कार्बन डेटिंग निकालते थे। उसके अनुसार जो है पता करते थे कि वो कितना समय पुराना है या कितने वर्षों पुराना है। तो आइए देख लेते हैं एक बार हम नगरीय निर्माण योजना की, यहाँ की नगर कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली थी। नगर योजना का मुख्य जो भाग था वो जल निकास प्रणाली और नगर योजना था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। देखिए, पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे हुआ करते थे किंतु छोटे थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। यहाँ प्रशासक वर्ग रहते थे। वहीं पूर्वी टीले की बात करें तो पूर्वी टीले निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साथ छिमले हैं, जो अपेक्षाकृत बहुत बड़े हुआ करते थे, परंतु इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है। यहाँ की जो खिड़की और दरवाजे थे वो सड़कों पर नहीं खुलते थे, वो गलियों की तरफ खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है क्योंकि लोथल के जो दरवाजे या खिड़कियाँ थी वो सड़क की तरफ खुलती थी। कुछ भवनों की दीवारें प्लास्टर के भी साथ मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है।
आगे हम देखेंगे सड़क कैसे थी यहाँ की। सड़क के दोनों तरफ नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। घरों का पानी बाहर सड़कों पर तक जाता था, जहाँ इनके नीचे मेरियाँ बनी हुई थीं। ये मेरियाँ ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थीं। इन मेरियों में नरमुखे, मेन होल जिसे बोलते हैं, बने होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों की चिनाई जुड़ाई के लिए मिट्टी, जिप्सम, बजरी के गारे का प्रयोग भी करते थे। एक बार फिर से आप सभी लोग देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो पाकिस्तान और भारत के बीच फैला हुआ था। यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि सिंधु समाज संभवतः मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक होता था। माता की पूजा होती थी और जो भी होता था माता के आदेश के अनुसार ही होता था। सिंधु समाज संभवतः अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक अन्य में विभाजित थे। व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद या इतनी जानकारी के बाद इतना तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। वहाँ पर हर वर्ग के लोग रहते थे और किस तरह की वहाँ की नगरीय व्यवस्था थी। देखिए, इस सभ्यता के निवासी संभवतः शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने चांदी माणिक्य के बनाए जाते थे। सोने चांदी का भी प्रयोग होता था। गरीब लोग संभवतः शंख, सीप, मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। गरीब लोग मिट्टी और शंख के आभूषण पहनते थे और प्रतिभाशाली लोग जो वहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे लोग थे वो सोने चांदी और माणिक के आभूषण भी पहनते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। आभूषणों का प्रयोग पुरुष महिला दोनों करते थे। यहाँ पर आभूषण दोनों वर्ग के लोग पहनते थे, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला। 3 प्रकार के समाधान, पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का प्रमाण भी मिलता है। लोथल से युग्मित समाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया। अब युग्मित समाधान का मतलब क्या दोस्तों? जैसे कि कोई दाह संस्कार होता है तो वहाँ पर 2 लोगों के कंकाल पाए गए। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वहाँ पर सती प्रथा का जो है प्रचलन हो सकता है। तो यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। पहले जानेंगे कृषि के बारे में। कृषि व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? देखिए, सैन्धवकालीन अर्थव्यवस्था समृद्ध कृषि, आंतरिक एवं व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज आदि पैदा करते थे। कुल 9 प्रकार के फसल ये लोग पैदा करते थे और इनके बारे में इनको बहुत जानकारी थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। जो जुते हुए खेत और हल जैसा जो खिलौना मिला, उसी से जो वैज्ञानिक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये पता लगाते हैं कि वहाँ पर हल की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्न रखने के भंडार। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों को सबसे पहले कपास का श्रेय दिया जाता है। यहाँ के लोगों ने कपास उगाया। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से भी परिचित थे। यहाँ के लोग फल को भी उपजाते थे। आइए देखते हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता में बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े के मृण मूर्तियाँ एवं सूरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ
घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और अस्थि पंजर यानी उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनकी हड्डियाँ मिली हैं, परंतु घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी को पालतू बना दिया था। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई। ये सब किसी ने देखा थोड़ी न था। ये सब जो खिलौने बनाते थे वो उस खिलौने से पता चलता था कि वो किस जानवर को किस रूप में वहाँ पर रखते थे। व्यापार एवं वाणिज्य की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों, ढेर सारी सीलों के रूप में लिपि और मानकीकृत माप तौलकों के अस्तित्व से होती है। देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय प्रणाली का मतलब कोई वस्तु देते थे, उसके बदले में कुछ लेते थे। चावल देकर गेहूँ लेना, इस तरह यहाँ का व्यापार चलता था। बंदरगाह या व्यापार तंत्र से जुड़े प्रमुख नगर बालाकोट, डाबरकोट, सूतकांगेडोर, सूतकाकोई, मुंडीगाक, मालवान, भगतराव, प्रभास पाटन थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा सिंध क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। दिलमुन, सैंधव एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। जो दो सभ्यता और थीं, दिलमुन सैंधव और मेसोपोटामिया, इन दोनों के जो मध्य जो है बंदरगाह था। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से तथा मनका की पहचान ओमान से की गई थी। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार का व्यापार होता था। तो आयातित वस्तुएं एक तरफ दी हुई हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान, टिन ईरान अफगानिस्तान, सोना अफगानिस्तान फारस कर्नाटक, चांदी ईरान अफगानिस्तान मेसोपोटामिया, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, हरितमणि दक्षिण भारत, शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र यानी जो गुजरात में पड़ता है दक्षिण भारत, स्लेट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, सीसा ईरान राजस्थान अफगानिस्तान दक्षिण भारत, नील रत्न बदख्शां मेसोपोटामिया और गोमोद सौराष्ट्र, स्टेटाइट ईरान, स्फटिक दक्कन का पठार और उड़ीसा बिहार। तो यहाँ से जो है वस्तुएं आती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार इस तरह करते थे। अब जानेंगे यहाँ के उद्योग एवं शिल्पकला के बारे में। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो तांबे में टीन मिलाकर कांसा, तो कांसा कैसे बनता था? कांसा बनाने के लिए तांबा प्लस टिन, टी यानी T2 बराबर कांसा के। तो तांबे में टिन मिलाकर ये कांसा बनाते थे। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए मोम सांचा विधि प्रचलित थी। लोथल से मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले हैं। मिट्टी के नाव मिले हैं लोथल से। कहाँ पर? लोथल में। याद रखिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता में प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई। तो चांदी जो पाई गई सर्वप्रथम वह सिंधु सभ्यता में पाई गई। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कांस्य कला, मृद मूर्तियाँ, मनका निर्माण तथा मुहर निर्माण की कला प्रचलित थे। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो सबसे प्रसिद्ध कलाकृति थी वो जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान था
वहाँ से नग्न स्त्री की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हड़प्पा एवं चिन्हुदड़ों से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर के पत्थर की मूर्ति, ये सभी टॉपिक जो उद्योग एवं शिल्प कला में दिए हुए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं माप तौल की विधियाँ। यहाँ पर माप तौल का क्या कार्यक्रम चल रहा था। तौल में 16 या उससे उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था। 16, 24, 160, 320 और 6 से 40 आदि, ये सभी आवर्तक हुआ करते थे। 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही। माप तौल के पाठ घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, ढोलाकार थे। सैंधो लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए थे। तो पत्थर के, लकड़ी के जो इस तरीके के डंडे पाए गए थे जिस पर माप के निशान लगे हुए थे, जिससे वो मापते थे लंबाई को। और बाट भी पाए गए। बाट का आकार त्रिभुजाकार, गोलाकार, चपटा, इस तरीके से शंक्वाकार, इस तरीके से बाट भी पाए गए वहाँ पर। इनमें एक कांसे का भी है, मतलब जो डंडा पाया गया मापने के लिए, उनमें से एक कांसे का भी पाया गया। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है। तो हाथी दांत और सीप से मिल जो पैमाना प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, लिपि के बारे में जानते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 में मिला था। वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु यह अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को बेस्ट्रोफेदोन कहा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, जो लिखने की लिपि थी, इसको बेस्ट्रोफेदोन कहा गया है। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। और सबसे लिपि का पुराना नमूना जो है 1833 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। आगे देखते हैं मुहर। मुहरें हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं। कितनी मुहरें? लगभग 2000 मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश मुहरें लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली हैं। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं वो जो है 500, मोहनजोदड़ो से 500 मुहरें प्राप्त हुई हैं। आमतौर पर मुहरें चौकोर होती थीं। चौकोर मुहरों पर लेख व पशु आकृति दोनों होती थीं, जबकि बेलनाकार मुहरों पर ज़्यादातर लेख अंकित होते थे। जो चौकोर मुहरें होती थीं उस पर पशुओं के चित्र बने होते थे और कुछ लिखा होता था। बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार भी मुहरें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मुहरें सेल खड़ी से बनी होती थीं, परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी एवं चर्ट की बनी होती। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड यानी कि वृषभ का है। एक बार फिर से आप सभी लोग देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इसी को त्रिभुजाकार आकृति कहते हैं और ये बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी सभ्यता। दोस्तों, हमने लगभग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर दिया है और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं, आज हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। आइए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियों से लगाया जाता है। लोथल का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण डाकयार्ड या गोदी है। बनवाली से अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल मिले हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा और बनवाली में दो सांस्कृतिक धाराओं
प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। हड़प्पा काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल व सूत-कोटदा से मिलती है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा संस्कृति की देन है। चन्हुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो में वक्राकार ईंटें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का परवर्ती काल रंगपुर और रोजदी में परिलक्षित होता है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के, तो स्वास्तिक और चक्र का सूर्य का प्रतीक है। स्वास्तिक और चक्र सूर्य का प्रतीक माना जाता है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रमाण था। आगे देखेंगे। मनोरंजन के लिए पासी का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों से भारी मात्रा में ताबीज का मिलना हड़प्पा के लोगों के अंधविश्वास को दर्शाता है। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर व मोहनजोदड़ो में गढ़ी के अंदर मिले हैं। जो अन्नागार है वो गढ़ी से बाहर और मोहनजोदड़ो में गढ़ी के अंदर मिले हैं। हड़प्पा में बाहर और मोहनजोदड़ो में अंदर। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम R37 रखा गया है, वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। रोपड़ से मात्र एक मुद्रा प्राप्त हुई है। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा में प्रथम काल से ही साधारण चूल्हों के साथ तंदूरी चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ पर तंदूरी चूल्हे भी मिले हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। कोट दीजी के भवनों एवं नलियों का समुचित प्रबंध नहीं था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य मूर्ति का रूप ऑस्ट्रोलाइट था। सूत कांगेडोर दास्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। रणघुंडई से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर से प्राप्त सामग्री हसोन्मुखी हड़प्पा सभ्यता की द्योतक है। सिंधुवासी मुख्यतः आभूषण, रत्न और वस्तुओं का निर्यात करते थे। अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिया से कच्चे माल का आयात करते। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने कवर किए हुए हैं, और जो भी टॉपिक बचेंगे उसे हम अपने अगले वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें